Dear students, today we will discuss about Joule experiment. To explain Joule experiment, सबसे पहले हम स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की बात करेंगे। हेडिंग क्या है? स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाम से पता चलता है क्या करना है, आयतन को स्थिर रखना है और आंतरिक ऊर्जा में चेंज किस तरीके से होता है, इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में देखते हैं। ऊर्जा के प्रमुख लक्षणों में बताया गया है कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। अतः आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है तथा आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन DE एक यथातथ अवकल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एनर्जी जो है वो मेन प्रॉपर्टी जो है किसी भी पदार्थ की है और इंटरनल एनर्जी प्रारंभिक इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है और जिस पाथवे से प्रोसेस संपन्न होता है उस पर निर्भर नहीं करती है। और ऐसे जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन। और जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनके जो माइन्यूट डिफरेंस जो होता है, थोड़ा सा चेंज आता है, तो उस स्थिति में उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाला जा सकता है। पाथ फंक्शन, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पाथ फंक्शन होते हैं जैसे हीट और वर्क, उनका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में प्रक्रम में उनकी वैल्यू जो होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है, जिस पथ से होकर वो गुजरते हैं उस पर निर्भर करती है, इसलिए उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं निकाला जा सकता, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल आता है। तो बात करते हैं, माना कि आंतरिक ऊर्जा, सपोज इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन है। आंतरिक ऊर्जा क्या है? आयतन और ताप का फंक्शन है। फंक्शन होने का मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान ताप पर भी निर्भर करता है और आयतन पर भी निर्भर करता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन के रूप में अपन लिखते हैं तो E इज इक्वल टू F ब्रैकेट में V कोमा T। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा जो है F का मतलब फंक्शन, ताप और आयतन का फंक्शन है। अब इन्फिनिटेसिमल चेंज के लिए, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए एनर्जी को अपन DE के रूप में लिखेंगे तो दो फंक्शन यहाँ पे बनने लिए V और T। तो T के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लेंगे और उसमें आयतन स्थिर माना जाएगा, और फिर V के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लेंगे और T तापमान को स्थिर माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को DE या डेल E के रूप में लिख देते हैं, एक ही बात है, और अपॉन या डिवाइड बाई डेल T जिसमें परिवर्तन शो कर रहे हैं। ब्रैकेट लगा के अपन कांस्टेंट V लिख देते हैं। ब्रैकेट लगा के नीचे V लिखने का मतलब क्या है? आयतन कांस्टेंट रखा और जो परिवर्तन है वो क्या हुआ? DT। डेल E अपॉन डेल T, V जो है ये है परिवर्तन की दर और DT टेम्परेचर में जो सूक्ष्म परिवर्तन हमने किया है वो, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है? V है तो अपन क्या लिखेंगे? किस में परिवर्तन दर्शा रहे हैं? एनर्जी में। तो डेल E अपॉन डेल V डिवाइडेड बाई, सॉरी ब्रैकेट के बाहर अपन नीचे क्या लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट में T लिखेंगे। इसका मतलब ये तापमान कांस्टेंट रखते हुए मल्टीप्लाइड बाई dV। ओके, स्थिर आयतन पर dV इज इक्वल टू 0। आयतन यदि स्थिर रखते हैं तो क्या होता है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्टेट फंक्शन हो चाहे पाथ फंक्शन हो, इसको यदि अपन कांस्टेंट कर देते हैं
तो उसकी वैल्यू अपन उसमें सूक्ष्म परिवर्तन नहीं मानेंगे, तो dV इज इक्वल टू 0। देन अबव इक्वेशन चेंज इनटू dE इज इक्वल टू del E अपॉन del T एट कांस्टेंट V मल्टीप्लाइड बाई dt, या dE इज इक्वल टू CV dt, नई टर्म आ गई CV क्या होती है, अपन ने CV एंड CP का रिलेशनशिप पढ़ा था जो एग्जाम में भी आता है, और CV की जो वैल्यू थी वो याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि ETV याद रखना है। ETV न्यू चैनल आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वी पुट CV DE इक्वल टू CV dt। समाकलित करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, उसके आगे dE लिखा, और जो इंटीग्रेशन साइन है उसके नीचे E1 और ऊपर E2। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था में एनर्जी क्या थी, E1, और E2 फाइनल स्टेट में एनर्जी क्या है, E2। सो CV देन DE इज इक्वल टू CV क्या था अपने पास, CV dt था ना, अब dt में चेंज हो रहा है, तो इसके भी पहले भी इंटीग्रेशन CV कांस्टेंट है, इसके पहले भी इंटीग्रेशन साइन लगा के उसके नीचे T1 और ऊपर की तरफ T2, मतलब इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर T1 और फाइनल स्टेट में T2। देन डेल्टा E इज इक्वल टू T1 से T2, तो DE जो था उसको E2 E1, इंटीग्रेशन साइन में ऊपर जो टर्म लिखी हुई रहती है E2 लिखी है जैसे इसमें, देन नीचे क्या लिखी हुई है E1, मतलब E2 फाइनल स्टेट है और E1 इनिशियल स्टेट है, तो इस DE को अपन डेल्टा E के रूप में लिखेंगे, और डेल्टा E का मतलब है E2 माइनस E1, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ओके। देन T1 से T2 CV dt लिख दिया। यदि CV का मान ताप के T1 से T2 प्रास में स्थिर माना जाए, यदि CV का मान कांस्टेंट मान लें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे लिख दी इसमें, CV को अपने बाहर ले रखा था तो बाहर ही सही था। अब dt जो है, ये जो सूक्ष्म चेंज करते हैं उसमें अपन ये क्या मान के चल रहे हैं कि CV का मान जो है वो कांस्टेंट है, तो T1 से T2 रेंज ली अपन ने dt की, तो T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को अपन डेल्टा T लिख सकते हैं, देन डेल्टा E इक्वल टू CV डेल्टा T। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, फर्स्ट लॉ के अनुसार, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में संबंध निम्न इक्वेशन से दे सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यूब। स्थिर आयतन होगा, आयतन यदि स्थिर है तो इसमें अपना और क्या करते हैं, वर्क लेते हैं ना, वर्क PdV लिखते हैं ना, PdV, फर्स्ट रूल को याद करो क्या लॉ, तो PdV में से dV का मान 0 हो गया, तो PdV पूरा 0 हो गया, देन फर्स्ट लॉ क्या बच गया, डेल्टा E इज इक्वल टू QV। अब इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यद्यपि स्थिर आयतन सभी तंत्रों के लिए उपयोगी हैं, बट ठोस द्रव तंत्रों में प्रायोगिक, सॉलिड एंड लिक्विड्स में एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ठोस व द्रवों की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, संपीड़ितता, मतलब उनको दबा के पास लाने की बहुत कम होती है, आगे लिखा हुआ नहीं इसमें, बहुत कम होती है, ध्यान से सुनिएगा। तो ताप में थोड़ी सी वृद्धि ही दाब में बहुत अधिक वृद्धि कर देती है, परिणाम स्वरूप ठोस द्रव्य के पात्र का आयतन स्थिर नहीं हो पाता है, उसमें या तो डिफॉर्मेशन आ जाता है, विकृति आ जाती है, या पात्र फट जाता है। इसलिए एक्सपेरिमेंटली स्थिर आयतन प्रभावों का पूर्ण या आंशिक रूप से गैसीय तंत्रों में अध्ययन किया जाता है। अब आपको कोई पूछ ले कि भाई सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट गैसीय सिस्टम के लिए क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है कि यदि हम उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल बहुत सॉलिड और लिक्विड के पास होते हैं, और यदि एक्सपेंशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा, दूर जो बॉन्ड टूटेगा तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, आयतन चेंज, स्थिर नहीं रह पाएगा। ये था स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये टर्म अपने को यूज लेनी है, इसलिए इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जूल नियम की बात करते हैं, जूल का। तो जूल का नियम क्या है, जूल नियम क्या करता है, जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा
डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन मेजरमेंट किया था। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा ई उसके आयतन तथा ताप का फलन है, अभी हम कर क्या हैं, ऊपर जो हमने किया था वही चीज की बात कर रहे हैं। क्या E इज द इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ V एंड T, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे डी ई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी, ये फॉर्मूला मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। देन वी कैन पुट ई टी वी, मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, सी वी। ई टी वी मैं वैसे बोल रहा हूँ आगे, ऐसे नहीं कि आप सोचिए सर ई टी वी क्या है, तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो टर्म है, ये मैंने ई टी वी से आपको लर्न करवाया था। तो डी ई इक्वल टू सी वी डी टी प्लस ऊपर वाली जो टर्म है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी आ जाएगी। टेम्परेचर तो समझते हो ना, ताप। ऊर्जा तंत्र की एक महत्वपूर्ण राशि है, सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी या जिसको अपन बोले एक टर्म है जो इसको एक्सप्लेन करती है। इसका प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए किसको, अभी मैंने हेडिंग क्या दी थी इसकी, जूल नियम की क्या हेडिंग है, ई वी टी डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो टर्म है इसका डिटर्मिनेशन। सी वी तो कॉन्स्टेंट होती है सबके लिए। इसके फर्स्ट अबव इक्वेशन के जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ताप में वृद्धि पर सी वी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बताइए अपने को, सी वी डी टी, देखो सी वी एंड डी टी है तो ताप के साथ जो परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। इसका प्रागमान सरलता से क्लैरिफाई जो बात मैंने आपको बताई। दूसरा पद सेकेंड स्टेप, इसमें ये टर्म जो है आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ को टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया तो अपन क्या कहेंगे, आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है जब आयतन में परिवर्तन होता है। गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी जो निम्न प्रकार है। इसमें जूल एक्सपेरिमेंट दिया है, इजीली आप समझ सकते हो। दैट इज स्टिरर विलोडक जिसको बोलते हैं घुमाने के लिए, टेम्परेचर थर्मामीटर डिटरमाइन करने के लिए। और इस यूएस में इसका मान रखने जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी। और इस विधि में क्या, ऊपर में दो बल्ब हैं, दो ये गोल दिखाई दे रहे हैं आपको, ए एंड बी, और बीच में स्टॉप कॉक से जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक जल स्थिरता की वाटर थर्मोस्टेट, लैब में आओगे तब दिखाएंगे आपको, थर्मोस्टेट में रखे हुए हैं। और इस थर्मोस्टेट में स्थिर तापी में, थर्मोस्टेट तापमान स्थिर है इसको मतलब इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, में एक विलोडक स्टीरर, अभी मैंने आपको बताया, एक सुगराइज सेंसिटिव थर्मामीटर टी लगा। सुगराइज सेंसिटिव जो टेम्परेचर को अच्छे से नोट कर सकते हैं डिविजन्स में, ये दिख ही रहा है आपको। अब इसमें क्या है, प्रयोग में प्रारंभ बल्ब ए में एक गैस हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, बल्ब ए और बी ऊपर मैंने जो आपको दिखाया था, ए में एक गैस है, साथ साथ नोट किया गया था। ए में एक गैस भरी हुई है और बी खाली है। इस अवस्था में स्थिर तापी का अपेक्षित तापमान टी है। अपने थर्मोस्टेट में थर्मामीटर लगा रखा है, टेम्परेचर अपने पास आ गया और गैस ओनली ए बल्ब में है। अब हम क्या करेंगे, गैस का बल्ब बी में प्रसार, एक्सपेंशन मालूम, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं उसको प्रसार बोलते हैं। अब बी खाली था, वैक्यूम था। अब जब हमने स्टॉप को खोलेंगे तो वहाँ से गैस बी में जाएगी, इसका मतलब फैलेगी और गैस दोनों बल्ब में समान रूप से बढ़ जाती है। आपको पता है गैस तो अपनी जगह बना लेते हैं, सबसे समान रूप से बढ़ी रहती है। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप और प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। प्रयोग के पहले और बाद में समान पाया जाता है। उष्मागति के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। क्या हुआ, प्रसार किसके बाद, शून्य प्रतिरोधी दाब, क्योंकि बल्ब है, बल्ब सॉलिड ग्लास से बना हुआ है और उसमें वैक्यूम था तो वहाँ प्रतिरोधी दाब था ही नहीं, तो उसके विरुद्ध प्रसारित हुआ। क्योंकि बल्ब बी में निर्वात है, वैक्यूम मतलब वहाँ कुछ भी नहीं, खाली है। कोई भी पात्र होता है उसमें क्या होता है, एयर होती है, उसको हटा देते हैं, उससे निर्वात होता है। इस प्रक्रम में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात W इक्वल टू 0 करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिंग प्रेशर जब होता है तभी कार्य करना पड़ता है। प्रतिरोधी दाब होता है, ऊपर से कोई दाब लगा होता है या जैसे एयर का ही हो तो तभी कार्य करना पड़ता है, अदरवाइज कार्य नहीं करना पड़ता है। तो W इक्वल टू, चूंकि जल का ताप स्थिर रहता है, dt इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्थिर तापी है। तो ये कहा जा सकता है कि तंत्र
बल्ब ए तथा बी के पारिपार्श्विक जल में ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ, अपने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बल्ब ए तथा बी में, बल्ब ए और बी तो सिस्टम हो गए और सराउंडिंग क्या हो गया, तो चारों तरफ थर्मोस्टेट में जल भरा हुआ है, में ऊष्मा का विनिमय हीट एक्सचेंज नहीं हुआ था। Q इक्वल टू जीरो, क्यू भी जीरो, कार्य भी जीरो, क्यू भी जीरो। ऊष्मा की परसेंटेज अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू होता है, आपको पता है। डब्लू और क्यू यदि जीरो हो गए तो डेल्टा ई इक्वल टू जीरो हो गए। इस प्रयोग में चूंकि डी इक्वल टू जीरो तथा डी टी इक्वल टू जीरो, अतः अबव इक्वेशन में जिस टर्म को अपने को डिटरमाइन करना था, डेल ई अपॉन डेल वी टी डी मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी को भी अपने जीरो कर दिया, डी टी भी जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो डी नॉट इज इक्वल टू जीरो। आयतन में तो चेंज हो रहा है, अपने प्रसार की बात की थी, है ना। बट अबव इक्वेशन में अपने जो टर्म डिफाइन करना, जिसको एक्सप्लेन करना है, उसमें डी ई का मान जीरो हो रहा है, इसलिए ये टर्म जीरो होगी। और इस टर्म में हम ये कह सकते हैं कि डी वी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या किया, बल्ब ए से बी में गैस को भेजा तो प्रसार हुआ। तो क्या कहेंगे कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो है, डी वी जीरो नहीं है, पूरी की पूरी टर्म को जीरो हुई तो किसके कारण हुई, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के कारण जीरो हुई, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। बट डी वी नॉट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इन दिस एक्सपेरिमेंट गैस एक्सपेंड फ्रॉम बल्ब ए टू बल्ब बी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए, समतापी तापमान समान रख के प्रसार किया जाए, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कंक्लूजन निकला? आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, समतापी प्रसार करते। समतापी प्रसार मतलब तापमान स्थिर रखकर, तो डी जीरो आ गया, हमने बता दिया। अतः जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है वह आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अथवा गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही परिवर्तन होता है। इट इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ई इक्वल टू एफ टी लिख दिया, अपने पहले वी टी लिखा था। यही जूल का नियम करता है। फॉर आइडियल गैस, हम आइडियल गैस के लिए इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आइडियल रियल गैस आ गई, रियल गैस में वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, और वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेज के कारण जब एक्सपेंशन होगा तो उनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेज जब टूटेंगे तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और टेम्परेचर चेंज होगा। आदर्श गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जूल का ये नियम अबव इक्वेशन केवल आदर्श गैसों के लिए वैध है, आदर्श गैसों के लिए ही वैलिड है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं। उनके लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान शून्य से अधिक मतलब पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा तो उसके साथ आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा और उसका मान हमेशा पॉजिटिव में होगा। अतः डेल ई अपॉन डेल वी टी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर रियल गैसेज। डेल ई अपॉन डेल वी टी को आंतरिक दाब कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि इंटरनल प्रेशर क्या है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था, डिफाइन करते हैं स्थिर ताप पर, नीचे क्या लिखा हुआ, आयतन। आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको आंतरिक दाब कहते हैं। आदर्श गैस का आंतरिक दाब शून्य होता है। आइडियल गैस के लिए जिसका मान आंतरिक दाब वन पूछा जाए तो जीरो होगा। वास्तविक गैसों के लिए डेल अपॉन डेल वी का मान ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक, जूल कोएफिशिएंट को परिभाषित किया जाता है। जूल गुणांक स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर। अब देखिए जूल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है, आगे हम जूल गुणांक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जूल गुणांक स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन दर प्रदर्शित करता है। डिफाइन कैसे करेंगे? कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूले से याद रखना है, TVE। आंतरिक ऊर्जा स्थिर है, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर नीचे जो टर्म होती है उसके साथ बोलते हैं, आयतन के साथ ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं उसमें परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है म्यू जे, जिसको जूल कोएफिशिएंट कहते हैं। आदर्श केस में म्यू जे का मान जीरो होगा, क्योंकि आयतन परिवर्तन के साथ टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि ई आयतन ताप फलन है, तब डी एक यथातथ अवकल है, एग्जैक्ट फंक्शन है। यथातथ अवकल की चक्रीय नियम
अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल सक्रिय नियम की बात करते हैं। अब ये बोर्ड होता तो मैं आपको बता देता, अब आपको इसको याद कर लो। ई वी टी डेल ई अपॉन डेल ई बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।